हाँ ओके हमने जो है इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन में लास्ट हमने एल्काइलेशन किया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब उसमें सेकंड मतलब जो लास्ट हमने किया था, अब उसमें लास्ट आता है, नंबरिंग कैसी वो रोमन वाली डाली हुई क्या? तो लास्ट इसमें आता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मेरी साउंड बेटर आ रही है लोकेश आज? ये माइक लगा रखा है yes, पर आपकी आवाज मुझे एक बार सुनाई नहीं देगी क्योंकि इसका लगाने पर स्पीकर बंद हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा बढ़िया आ रही है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप समझो एसाइल ग्रुप क्या होता है। एसाइल ग्रुप होता है आर सी ओ, ये होता है एसाइल, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्रुप की बात करें, अगर मान लीजिए CH3CO है, क्योंकि R कुछ तो कम से कम एक कार्बन होगा, तो ये कहलाएगा इथेनॉइल। फेंक दो किताबें, फेंक दो जी, भर गया है। इथेनॉइल, इथेनॉइल जो होता है ना, इसको कॉमन में हम एसिटाइल बोलते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए CH3 CH2CO अगर ये होगा तो प्रोपेनॉइल, मतलब ये ग्रुप जो है इनके इस तरह के नाम बनते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसमें रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है सपोज कीजिए, इसका रिएक्शन आप कराते हैं एसिड क्लोराइड से। इसका रिएक्शन आप कराते हैं एसिड क्लोराइड, मतलब कैटेगरी ऑफ कंपाउंड एसिड क्लोराइड है ये, इसका नाम बनता है इथेनॉइल क्लोराइड। इट्स अ टाइप ऑफ एसिड क्लोराइड। इट्स अ टाइप ऑफ एसिड क्लोराइड। अब इनके बारे में भी मैंने आपको ग्रीन बोर्ड पे बताया था। दे आर फोर, दीज आर अमंग्स्ट द फोर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। चार आपको बताए थे ऐसे कंपाउंड जिसमें RCO ग्रुप होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एसिड क्लोराइड, एसिड एलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनाइड्राइड और एस्टर्स, चार चीजें बताई थी। अब कोई कोई तो कहता है हमें ध्यान है, बाकी तो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, फिर वही बात। तो थोड़ा सा आप देखो, लेक्चर्स को देखो, रिकॉल करो, और नहीं तो कहोगे तो मैं आपको 2 मिनट में आपको रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इथेनॉइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसमें फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन चाहे कोई सी भी हो, उसमें एनहाइड्राइड AlCl3 जरूर लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ये ऐसे टूटेगा। तो इसमें क्या है कि ये इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल होएगा, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, यहां से अटैक करेगा और ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे जाके लगेगा। ये पोर्शन लिख लिया आपने तो मैं इरेज कर दूं, अगर लिख लिया आपने तो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास,
प्रोडक्ट बनता है अपने पास एक तो इसके रिलेटिव ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, इसको बोलते हैं पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अच्छा एसिटोफिनोन, इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? आईयूपीएसी नेम एसिटोफिनोन तो कॉमन नेम है एक्चुअली, जो मतलब क्लोरो ना लगाओ ना तो COCH3 अगर लगाओ बेंजीन, इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। एसिटो CH3CO एसिटाइल ग्रुप होता है ना, एसिटो और ये फिनाइल होता है, तो वहां से एसिटोफिनोन वर्ड आता है, और कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ इसमें तो फिनोन, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको। आईयूपीएसी नेम कोई बता सकता है? पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप पहचान सकते हो इसमें कौन से हैं? एक तो ये कीटोन है और ये क्या हैलोजन है, तो कीटोन पेरेंट चेन, पेरेंट मतलब आपका जो आपका सीनियर ग्रुप है ये, तो यही नाम बनेगा। अब इसमें क्या नाम बनेगा देखो आप, जैसे ये आपका ये इथेनॉन है, इथेनॉन 2 कार्बन का है, ये कार्बन 1 और ये नंबर 2 कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है, और फिनाइल का अगर अपन बात करें 1 2, तो आप देखो 1 ब्रैकेट स्टार्ट 2 क्लोरो फिनाइल इथेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसका बनेगा 1 4 क्लोरोफिनाइल इथेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इथेनॉल हुआ इस चीज को लेकर, और ये एक तरह का ब्रांच साइड चेन हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, तो उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में आता है। तो ये वन तो ये बताता है ये वाला। अब इसका फिर अपनी कॉम्प्लेक्स साइड चेन की अपनी नंबरिंग होती है, जो कार्बन एटम रिंग से जो मेन चेन से लगा होता है उसको नंबर 1 और ये 2, तो ये बेसिकली फिनाइल है। अगर मान लो एसिड ये क्लोरो ना होता तो इसको बोलते हैं अपन 1 फिनाइल इथेनॉन, लेकिन अब ये 1 फिनाइल नहीं है, फिनाइल के ऊपर फिनाइल के दूसरे कार्बन पे क्लोरो भी लगा, 1 2 क्लोरोफिनाइल इथेनॉन, और इसके जो है ये 4 क्लोरोफिनाइल है, क्योंकि 1 2 3 4 ये सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 क्लोरोफिनाइल इथेनॉन बनेगा। ठीक है, सर बेंजीन को मेन चेन ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। आप यहां पर कार्बन एटम कम ज्यादा हो तो भी आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। फिनाइल का देखिए, फिनाइल का ही लोकेंट बताया मैंने, ये फिनाइल कहां पर लगा हुआ है 1,
ये सारा जो डमडमा लगा हुआ है इथेनॉल के पहले कार्बन, जिसको हम नंबर 1 बोलते हैं, उस पर लगा हुआ है। तो क्लोरो का मैंने बता दिया, फिनाइल जो है, फिनाइल के दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, ये 1 2, ठीक है ना। तो ये 2 जो है ये क्लोरीन की लोकेशन कर रहा है, ये 1 और ये 2। हाँ सॉरी, बाहर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपका इसके इतना करने पर 2 कैटेगरी हो जाती है रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आती है इसके अंदर, तीसरी और लास्ट कैटेगरी है, वो है तीसरी लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। जो पर्टिकुलरली हम बात करें हेलोएरीन्स की है, 2 रिएक्शंस आ रही हैं। ठीक है, 2 रिएक्शंस हैं। पहली इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक तो होता है हेलोएरीन, सोडियम मेटल के साथ, एक होता है आपके पास हेलोएल्केन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और इसमें होगा क्या, ये इधर से आपके पास ये Cl -2 NaCl हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास ये CH3 आके लगेगा। तो ये क्या है, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। मतलब आपको इसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा, या आप ये कह सकते हैं कि अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा आपको, जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल बेंजीन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ हेलोएल्केन होता है। वुड्स रिएक्शन में सिर्फ हेलोएल्केन होता है, लेकिन वुड्स फिटिग में एक हेलोएल्केन है, एक हेलोएरीन होता है। दिखता नहीं दिख रहा है गौतम, सही दिख रहा है? कोई परेशानी लगे तो मुझे बता देना भाई। सर सर ठीक है, लास्ट इसमें जो मतलब लास्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, उसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हेलोएरीन्स ही होती हैं, और यहां बाइफिनाइल करके प्रोडक्ट बनता है। आप ये लिख लो, फिर अपन आगे लास्ट रिएक्शन करते हैं वुड्स फिटिग के बाद। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसमें जो है वो कहलाती है लास्ट, इसमें जो है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन की जगह सिर्फ फिटिंग। अच्छा, कहीं लिखने वाले हमारे में से होशियार क्या करते हैं, फिटिंग लिखते हैं इसको, फिटिंग, बेचारे को फिटिंग को फिटिंग बनाते, फिटिंग रिएक्शन। ऐसा नहीं करना, फिटिंग रिएक्शन।
इसमें क्या होता है, सिर्फ आपके पास हेलोएरीन ही होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन, सोडियम, ड्राई ईथर -2 NaCl। तो NaCl निकलने के बाद दोनों बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बायफिनाइल। हालांकि अभी इसमें हमने एक टॉपिक अभी डिस्कस करना है, वो कल के लिए रखेंगे, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स। अभी पीछा नहीं छोड़ा इस चैप्टर ने, बट रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स इट, इतनी ही रिएक्शंस हैं। बातें करना जरूरी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था भाई अब अपने को कन्वर्जेंस करनी है तो रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि जब आप इसको याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी समरी बनाइए अपने तरीके से, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है भी आप कितना याद रख पाते हैं, कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मिनट लिख लो तो मैं हटाता हूं, एक बार बात करते हैं अपने। रिएक्शंस याद करने को बोला था, याद कर ली? अब भी नहीं किए तो उस बात को भी अब 3-4 दिन हो गए, 3 दिन पहले बोला था मेरे ख्याल मैंने। अब तो याद कर ली होंगी आपने, अब तक तो पता नहीं कितनी बार ही आपने, है ना, कितनी बार याद कर ली, कई दिन हो गए जब, तो एक दिन की बात थी जब बीच में हम कन्वर्जेंस करते करते हमने बंद कर दिया कि नहीं एक बार आप रिएक्शंस कर लें। तो लिख लिया सबने, ठीक है। देखो इसमें अच्छी बात यह है कि जो सामने उतना ही आपने करना है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, बट फिर उसको ढंग से करना है जब भी बात बनेगी। अब जैसे प्रिपरेशन की अगर आप बात करते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना कुछ भी, आपने सब लिखा हुआ है। मैं जरा रिकॉल कराना चाहता हूं, 3 मेजर मेथड्स हैं। एक मेथड है फ्रॉम, ये तो अब आपको याद ही होगा, कितनी बार मैंने पूछ लिया ना, बार 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 बार, इसीलिए ऐसे ही याद किया जाता है। आगे मैं अब आपका साथ छोड़ दूंगा, मैं कहूंगा बस कर लो आप याद, जैसे बता तो दिया मैंने कैसे याद करना है, फिर मैं पूछूंगा सिर्फ। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स स्केच भरना है, लेना एक बार, ये आराम से, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या था, हैलोजन एक्सचेंज। तीसरा मेथड था हैलोजन एक्सचेंज। फ्रॉम एल्कोहल 3 मेजर तरीके थे। फ्रॉम एल्कोहल में पहला रिएक्शन विद HCl एंड ZnCl2, इससे आपके पास क्लोरोएल्केन बनता है। दूसरा, ठीक है, HBr के लिए NaBr और H2SO4। उसके बाद सोडियम आयोडाइड और H3PO4। उसके बाद है जी PX3, उसके बाद PX5, उसके बाद रेड फास्फोरस और हेलोजन, और उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड।
SOCl2। ठीक है, इधर आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन, उसके बाद है जी फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स में 3 मेथड्स थे, क्योंकि एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी एग्जांपल होती है। तो पहला था एडिशन ऑफ मान लो X2, दूसरा था एडिशन ऑफ HX, तीसरा था एलाइलिक ब्रोमिनेशन, बेसिकली हैलोजनेशन कह सकते हो उसको आप। ठीक है, और हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शंस थी, पहली फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। सारा आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका बोर्ड के ऊपर। अच्छा, किसी में कोई खास बात, अब देखो रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए ऐसे टिप्स पर, दैट्स इट, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इनमें कोई खास बात अगर थी किसी में, तो जैसे यहां पर थी H2SO4 H3PO4 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर अपन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर इसलिए था क्योंकि यहां पर H3PO4 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो HBr को या HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहां कोई खास बात नहीं थी, फिर यहां SOCl2 में आती है। ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन्स, क्योंकि जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस हैं। कौन कौन होते हैं, SO2 और HCl। उसके सिवाय इसमें ये सिर्फ क्लोरोएल्केन्स बनाने का काम आता है, क्योंकि थायोनाइल, ब्रोमाइड और आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते। यहां पर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, अगर आपको ध्यान हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सैंडमेयर रिएक्शन, एल्कीन्स, एडिशन ऑफ X2, ये आपका X2 का एडिशन जो होता है, ब्रोमीन CCl4 लिखा हो तो एडिशन होता है, लेकिन अगर ब्रोमीन विद हीट लिखा हो तो एलाइलिक हैलोजनेशन होता है। ठीक है, इसमें X2 में ये दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ब्रोमीन CCl4 का कलर उड़ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है। HX के एडिशन में आपके पास 2 चीजें हैं, तो मार्कोनिकोव या फिर एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज में बेसिकली आयोडाइड बनाने काम आता है, और स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बनाने काम आता है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली आपके फ्लोरोएल्केन्स बनाने काम आता है। ये हो गया आपके सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद अगली चीज आती है, मतलब मैं आपको देखो ये चीजें मैं हर बार नहीं करवा सकता, मैं आपको बता सकता हूं जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ऐसे टिप्स पर याद होना कि आपके पास, आप चैप्टर एंड में अपने पास ऐसा, मतलब जब याद कर लो तो ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाओ कि क्या आपको टिप्स पर सारी चीजें याद, इससे बाहर नहीं होता, इसके अंदर इसी दायरे में अपने सब कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी आपने लिखनी नहीं है, एक बार सिर्फ अपने जनरल बात कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने, 3। पहली क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में खास बात क्या थी, लंबी लंबी बातें थी। हमारे पास 2 तरीके थे, SN1 और SN2, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर में किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, प्राइमरी हैलोएल्केन्स की क्या टर्शियरी की, प्राइमरी की क्या टर्शियरी की, क्यों विपार्थ, प्राइमरी की होती है SN1 में, SN2 में प्राइमरी क्यों सबसे ज्यादा होती है, रीजन है जी, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप्स। वेरी गुड, ये परफेक्ट आंसर है। SN1 में कौन फास्ट होता है, टर्शियरी, रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वेरी गुड, ठीक है, तो इसका मतलब लग रहा है अभी कुछ काम ठीक हुआ है अपने से। ठीक है, तो अब ये आपके पास है SN1 SN2
और SN2 is accompanied with inversion of configuration, whereas SN1 is accompanied with racemization. What is racemization आदि? हाँ, जो प्रोडक्ट बनता है इट्स 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवर रोटेटरी, तो नेट जो मिक्सचर बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो वो चीज हमने पढ़ी थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें काफी सारी रिएक्शंस थी। क्यों कुछ यार ध्यान है कुछ भी? जैसे अब आपके पास कोई है इसमें जैसे अपन ने करी काफी सारी 10-12 रिएक्शंस लिखवाई थी, 13 लिखवाई, ठीक है। तो आपके पास RX है, अगर इसमें अगर आप देखें भी RX यानी हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन से अलग अलग चीजों की रिएक्शन करवाते हैं। हाँ जी, जैसे अगर आप इसमें NaOH या KOH एक्वस से करवाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एल्कोहल। और अगर आप वाटर से करवाते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा? एल्कोहल। और है जी विलियमसन से, वेरी गुड। अगर आप इसमें NaOR से करवाते हैं, R डैश ले लें, तो आपको क्या मिलेगा? ROR डैश, आपको ईथर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अमोनिया से करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन मिलेगा। अगर आप प्राइमरी अमाइन से करवाते हैं तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। अगर आप सेकेंडरी अमाइन से करवाते हैं तो आपको टर्शरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप हैं एस्टर बनता है। अगर आप RCOOAG सिल्वर एल्केनोएट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या इसमें, इसको R डैश ले लेता हूं, RCOO R डैश मिलता है आपको। और हाँ AG KCN से क्या मिलता है? RCN। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। इसकी एक खास बात क्या है, एक कार्बन एटम एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें, लेकिन है जी हाँ वो इथेनॉल साथ में आप इसमें लिख सकते हो, पर अपने एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन दाल की काल उकाड़ने वाले काम नहीं कर रहे, अपन बेसिकली जो रिएक्शंस है उनको मैं रिकॉल करवाना बता रहा हूं आपको। फिर अगर AgCN यूज करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। अगर आप KNO2 यूज करते हैं तो नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट होता है RONO। और अगर आप AgNO2 यूज करते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है। और फिंकलस्टीन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड अगर आप यूज करते हैं तो RI बनता है। चलो और कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 LiH या मेटल और हाइड्राइड, तो उससे क्या बनता है? RH। और अगर आप मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन की जगह पर आपके पास हायर एल्केन लगाओ तो आप मतलब R डैश लगाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा? RR डैश बन जाएगा। और कोई रहेगी? वो ये लिख गई, होल्स-डिकर रिएक्शन होती है, वैसे आगे बात करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन होगी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी शिखर, बताओगे? है जी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालते तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमने जो किया वही चीजें पढ़ रहे हो, तो लगता है पता नहीं हम पढ़ के आ रहे हैं, हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपने पढ़ा रहा हो, आप देख रहे हो मैं वही चीजें लिख रहा हूं, तो आपको अच्छा लगेगा भी हमें याद है, कॉन्फिडेंस भी आता है भी हमें चीजें आती हैं, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन मतलब इसमें -HX होता है, और इसका जो रिएजेंट बेसिकली ये याद रखना है भी NaOH या KOH, लेकिन मीडियम कैसा होता है? एल्कोहलिक, ठीक है ना। इसमें जो है आपके पास ये, जैसे ये KOH की जगह पर KOR भी हो सकता है, मतलब एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड या एल्कोक्साइड दोनों चीज हो सकती है, लेकिन मीडियम साथ में कैसा होता है? एल्कोहलिक। मतलब NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, NaOR भी हो सकता है, KOR भी हो सकता है, और लेकिन साथ में इथेनॉल लिखा होगा या अल्कोहल लिखा होगा। तो इसमें क्या होता है? RX अगर आप
इसमें अगर अपन बात करें, इसको ऐसे तो दिखाना मुश्किल है, R करके अगर अपन इस पे बात करें CH3 CH2 अगर X आप यूज करते हैं और KOH लेते हैं अल्कोहलिक, तो क्या मिलेगा आपको इसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको इसमें एल्कीन मिलता है। बेसिकली व्हाट यू गेट इज एन एल्कीन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन HX, बीटा एलिमिनेशन, कौन सा रूल इसमें होता है? सेडजेफ रूल। क्या कहता है सेडजेफ? उस कार्बन, उस बीटा कार्बन से, अगर आपके पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, देखो पहली बात तो अल्फा से हेलोजन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कंपाउंड्स में हमारे पास एक से ज्यादा अलग अलग एटम्स पर बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो कहता है कि मेजर प्रोडक्ट कैसे पता लगेगा कि आप जो है, आप उसमें उस कार्बन पे से आपका जो हाइड्रोजन हटेगा जिसपे पहले ही कम हाइड्रोजन लगे हो, तो आपको जो है मेजर प्रोडक्ट जो एल्कीन बनेगा वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये था सेडजेफ रूल, ठीक है। इसमें यही बात थी मेनली, या और कुछ था? यही था मेरे ख्याल, ठीक है। अब उसके बाद बीटा एलिमिनेशन के बाद अपने पास क्या चीज आ गई? नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स तसल्ली से रिकॉल करना पड़ता है इसको। रिएक्शन विद मेटल्स में दो रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी? एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरी वुड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं? क्यों भी कुणाल, कैसे बनाते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? हेलो एल्केन लेते हैं प्लस आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसमें खास बात क्या होती है कि जो आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, मैग्नीशियम उसी कार्बन पे लगता है जिस पर पहले हेलोजन लगाता है, मतलब कार्बन हेलोजन के बीच में इंसर्ट होता है बेसिकली, ताकि आपको लोकेशन पता लग सके कि मैग्नीशियम कहां पर आता है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? क्यों भी सेजल, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? कैसे होते हैं? क्या कैसे रिएक्शन क्या होती है, किन के बीच में होती है? मैं आपको एक हिंट देता हूं, हेलो एल्केन होता है एक तो उसके अंदर है सोडियम के साथ, ठीक है ना। आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये भी 2 मोल लगते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास आपको हायर एल्केन मिलता है। और ये भी कहां से जुड़ते हैं कार्बन एटम? जहां पर हेलोजन लगा होता है। अगर मान लो आपके पास ये हेलो एल्केन है, तो इसमें क्या होगा? आपको क्या, कौन सा एल्केन मिलेगा वुड्स रिएक्शन में? अगर 2 हेलो प्रोपेन है तो आपको कौन सा एल्केन मिलेगा? स्टेट चेंज नहीं होगा, एक यहां से टूटेगा, दूसरे पर हेलोजन होगा, वो यहां से टूटेगा, ये आपस में जुड़ेंगे ऐसे, यानी 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। ये चीजें मैंने सारी करवाई हुई है कॉपी के अंदर आपको, अगर आप देखोगे, है ना। आपका क्या नाम है? दिव्या, फर्स्ट टाइम आए? ये आ रहे हैं रेगुलर? आज ही आए? ओके, अब आएंगे या कल फिर आराम से बदल जाएंगे? हैं? ठीक है, तो ये अब आपके पास जैसे, हाँ जी, अपने को नहीं जाना उस चीज पर, वो अलग अलग उसमें उस एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को कंपैरिजन अपन ने नहीं करना अभी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या रह गया? क्या रह गया? अभी भी रहेगी रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स की भी बात करते हैं। कितनी कितनी रिएक्शंस है? मेनली 3 रिएक्शंस है, सभी 3 चीजें 3-3 है। प्रिपरेशन के मेथड भी 3, ओवरऑल रिएक्शन भी 3 और अकेली हेलोएरीन्स की भी 3। लेकिन 3 के अंदर फिर धोखा बहुत है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे और नाटकबाजी। तो सबसे पहले इसमें कौन सी आती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको इसमें क्या है, बेसिकली 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आसानी से नहीं होता ही, इसके 4 रीजन बताए गए आपको, कोई एक रीजन बताओगे? हाइब्रिडाइजेशन, तो कम हो जाती है, इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो शॉर्टर लेंथ के होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ छोटी होती है,
विच मेक्स द क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिफिकल्ट इन हेलोएरीन्स। और कोई रीजन? रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण देयर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो फिर से कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और कोई कारण ये बताओगे? आता है नहीं बताओगे या आता ही नहीं है? स्टेरिक एंट्रेंस वो एक रीजन है, और द फिनाइल कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल। ये 4 रीजन हो सर। तो फिर क्या हम इनका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते? कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अर्शद? हाँ, क्या कंडीशंस होती है? 623 केल्विन, हाँ जी, एटमॉस्फेयर। उससे क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन का क्या बन जाएगा? NaOH से कराओगे ना, फिनॉल बन जाएगा। इसको, इस रिएक्शन को रॉबिन क्या बोलते हैं? ये जो इसने बताया ड्रास्टिक कंडीशंस में क्लोरोबेंजीन का फिनॉल बना दिया, NaOH 623 केल्विन 400 एटमॉस्फेयर। इस रिएक्शन का नाम बोला था मैंने, हाँ, प्रोसेस जो भी था, डाउस प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद इसको, इसमें देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ईज ऑफ हो जाती है। तो अगर मैं आपको पैराक्लोरो नाइट्रोफिनॉल देता हूं, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन अगर मैं आपको देता हूं, तो क्या कंडीशंस हो जाएंगी? NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है अगर, कितना? वही तो बात है, यही चीज है जो रटनी है। 443 केल्विन, 443 केल्विन होता है, तो आपको आसान हो जाता है। अगर दो नाइट्रो लगे हो अगर, तो 200। कुछ और फेंको, थोड़ा ऊंचा फेंको, हैं? ज्यादा नीचे चले गया, ध्यान है किसी को? हैं? ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि 3 नाइट्रो लगे ऑर्थो पैरा पर, तो आपके पास वाटर के साथ वार्म करके भी हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद अगली चीज क्या आती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे लिखते हैं इनको, वैसे तरीका भी ये होता है, SN और SE, पर अपने चलो खैर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, तो अर्चिता कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है? ये जो हेलोजन ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। वेरी गुड। आपका नाम है सृष्टि। आप मुझे बताओ, इसमें 5 रिएक्शंस बताई है मैंने आपको, पहली बताओ। पहली नहीं आती, आखिरी बता दो। आखिरी तो आज ही बताई थी। नेम रिएक्शन। है जी, है जी, है? नहीं, वो तो मेटल के साथ आ जाएगी। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। आज आते ही सबसे पहले वही रिएक्शन कराई थी। नींद आ रही? एग्जाम चले गए? चल रहे हैं अभी? चले जाए तो बता देना, ठीक है। चलते ही बहुत है एग्जाम। हाँ जी, आप बताओ। है हेलोजेनिक, वेरी गुड। हेलोजेनिक क्या कंडीशन होती है हेलोजेनेशन में? बिल्कुल, और क्लोरीन जो भी आप हेलोजन लेते हैं। वेरी गुड, ओके। आप बताओ देविशा। दूसरा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। आप बता सकते हो दिव्या? नहीं बताओगे? जी, अच्छी गुंडा करती है। मैं नहीं बताऊंगा, पता है तो भी मैं नहीं बताती, है ना भाई? हाँ जी दृष्टिका, बताओगे इसको? नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? नाइट्रोजन कहां से आएगा? H2SO4 में नाइट्रोजन तो है नहीं। नहीं, HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। मैंने तीसरा तरीका सल्फोनेशन। क्या रिएजेंट होता है? ओलियम। क्या होता है ओलियम श्रेया, बताओगे? नहीं बताओगे? हाँ जी, क्या होता रहता है ओलियम? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पूछो, है
फ्यूम्स किस चीज की होती है सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर? धुआं जो नजर आता है किस चीज का होता है वो? हाँ जी, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फ्यूम्स होती हैं, है ना? सल्फर ट्राइऑक्साइड की फ्यूम्स होती हैं उसके ऊपर। तो ये सल्फोनेशन का जो सल्फोनेशन होता है, अगर क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कराऊंगा तो क्या कंपाउंड बनेगा कावेरी? नहीं? हाँ जी गौतम, क्या बनेगा? क्या हाँ या ना? ना? हाँ जी, जैसे सल्फोनिक एसिड बनता है बेसिकली, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है? तो सल्फोनेशन के बाद अगला तरीका क्या अभिषेक? फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएजेंट क्या होता है करण? पहला रिएक्टेंट क्या है? सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होगा, जो कंपाउंड मेन जिसकी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? वो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर कौन अटैक करेगा? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई कंडीशन? एनाइडर ClCl3। तो उसमें क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर आकर लग जाता है, नहीं है ना? ठीक है। और पार्थ नेक्स्ट, एसाइलेशन। आज जो आते ही मैंने सबसे पहले करवाया था वो ये था, फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए आरव क्या यूज करेंगे? हाँ जी, इथेनॉल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल जो है, बिल्कुल लास्ट रिएक्शन, ठीक है कुशार, वो था तीसरा, क्या था इसमें? है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स में दो रिएक्शंस बताइए मैंने आपको। पहली नेम रिएक्शन जो है क्या है? वुड्स-फिटिग, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। और दूसरी नेम रिएक्शन क्या है? फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग में एक हेलो एल्केन और एक हेलोरीन होती है, जबकि फिटिंग में दोनों हेलोरीन, ठीक है। ये है सारी की सारी समरी। अब आप देख लो, अपने को थोड़ा मेहनत करके जैसे अपन बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 20-25 मिनट लगे। जिस जिस चीज को करने में 25 दिन लग गए अपने को, अगर ढंग से करा जाए तो रिवाइज करने में 25 मिनट लगते हैं उसको। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी रहेगी इसकी इंप्लीमेंटेशन। भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपने एक थ्योरी पढ़ ली, अच्छे समझ ली, सारी बातें कर ली, अब उसको सवालों पर अप्लाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक में कुछ पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी थोड़ा सा क्या है कि जो अब आएगा अभी आपके लिए जो एमसीक्यूज वाला पैटर्न रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा डिलेमा सभी के मन में है, मेरे को भी, मैं भी उतना कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता अभी कैसा आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं। आमतौर पर जो थ्योरी में बोर्ड एग्जाम्स में आते थे उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते थे रीजनिंग बेस्ड आते हैं ऑर्गेनिक में। रीजनिंग मतलब ऐसा क्यों होता है, व्हाई, गिव रीजन व्हाई। So you still have assertion reason type questions, you still can manage that type of questions through MCQs, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है, जैसे MCQs में जैसे ये A रिएक्ट्स कंडीशन दे दी, B दे दिया, C दे दिया, आइडेंटिफाई ABCD, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेस पर क्वेश्चन आ गए अलग अलग, तो वो तौरों आपको इस तरह से क्वेश्चन है। नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बेस्ड हमेशा कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, अच्छा अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। देयर आर सर्टेन केमिकल टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। जैसे इसमें आपने किया टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ध्यान है आपको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या था? ब्रोमीन CCl4 से रिएक्शन करवाया था। तो ऐसे ना हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे भी, देखो हेलो एल्केन, जैसे मान लो अभी जैसे ये आपने जो ल्यूकास रिएजेंट वाला किया था HCl-ZnCl2 वाला, इट्स अ टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स, तो वो हम अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट रिएक्शंस होते हैं जो टेस्ट कहलाते हैं। टेस्ट का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जो कोई आपके सेंस ऑर्गन्स को रिस्पॉन्स दे, आपको कुछ दिखे या आपको कोई स्मेल आए, इस तरह की कोई चीज। तो इस चैप्टर में तो एक ही टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो भी अपने पास टाइम है, कुछ अपने वो देखें कन्वर्जेंस,
एक दो कन्वर्जन देखें, टाइम है ना अभी, ठीक है। वो तो कल बात हो ही गई थी, टाइम तो होता ही है अपने पास। यानी अब आपको रिएक्शन याद है? कितने जने कहते हैं अभी अब मुझे ठीक है, मुझे 40 to 80% याद है। 40 to 80 कोई बात नहीं, मैं बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक लेके चलता हूं। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। यानी 40 से कम कौन कौन कह रहे हैं? कोई बात नहीं, ऑनेस्टली कोई बात नहीं, 40 से भी कम अभी अपने को नहीं याद, ठीक है। तो फिर इलाज इसका मैं याद करूं आपके लिए? आपके लिए आप ही याद करोगे? कब करोगे? कोई मुहूर्त दिखाएं कहीं, तो मंदिर यहाँ पास में मंदिर भी है, सब कुछ है यहाँ आसपास। गोलगप्पे रेडी मिलेगी आपको, किसी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा देते हैं। क्यों भी श्रेया? पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है तो याद तो करना ही पड़ेगा सर। क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक आप सोचो ना भाई मैं रात को पढ़ने बैठूं और सुबह में, तब तो हो गया काम। हाँ जी, खत्म हो गया ना। हाँ, इसके बाद हम ऐसे ही करते हैं कि फिजिक वो कर लेते हैं, पी ब्लॉक कर लेते हैं। हाँ जी, बायोडिशन है, हाँ जाना बेटा, जरूर जाना। पर अभी टाइम पड़ा है अपने पास। हाँ? रोते रहा करो बस। टाइम क्या हुआ आपकी घड़ी? मेरी घड़ी में तो 5 मिनट पड़े। तो अब ये एक बार तो मैं कन्वर्जन तो मैं करवा के ही मानूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ही नेक्स्ट। अच्छा एक बात और कि अभी जैसे ना